हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गैस अभी बहुत दिनों से आपका क्लास ऑफ था, क्योंकि ये जो दिसंबर वाला मंथ रहा ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक रहा। ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा था, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग नए साल में आ चुके हैं और 2021 में अभी हो। 2020 को अब भूल जाओ, 2020 को याद नहीं करना है, क्योंकि 2020 ने अगर आपसे बहुत कुछ लिया है तो आपका बहुत टाइम भी बर्बाद किया है और आपको कुछ दिया तो है नहीं। ठीक है। इस कारण से 2020 को भूल जाओ और हम लोग 2021 में अब अपने एक नए सिरे से और नए अंदाज से अपने और जुनून के साथ हम लोग अपना काम करेंगे और बेटर फ्यूचर का होप करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें 17 सेट कर लिया था, जो वॉलनट टेस्ट सीरीज है अपना, जो सुबह मॉर्निंग में आता है। ये मॉर्निंग में अब कंटिन्यूसली आपका आएगा। ठीक है। टाइम वही रहेगा 7:30 में। भले ही ठंड है लेकिन आप सभी जग जाया करो, क्योंकि अगर ज़्यादा सोओगे तो फिर खोओगे, मिलेगा तो कुछ नहीं। ठीक है। इसलिए गर्मी हो या ठंडा हो, अपना रूटीन जो है उसको फॉलो जरूर किया करो। तो इसमें सेट 17 तक हो चुका है और आज सेट नंबर 18 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अब पूरा बुक को ख़त्म करने के बाद ही रुकेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा संगम वंश। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, संगम वंश के संस्थापक कौन थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का आपने पढ़ा है। विजयनगर वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की, ये जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ, क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। और अभी मैं पूछ रहा हूँ संगम वंश के संस्थापक कौन थे। तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर प्रथम। ठीक है। हरिहर प्रथम, इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य का ये पहला वंश था। उसके बाद दूसरा वंश हुआ सुलूभ वंश। ठीक है। अब आपको बताना है सुलूभ वंश की स्थापना किसने की थी। सुलूभ वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ये थे सुलूभ नरसिंह। ठीक है। सुलूभ नरसिंह। देखो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है। और इसीलिए मैंने एक एक चीज़ों को अलग अलग ले लिया है, ताकि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो हरिहर प्रथम ने संगम वंश की स्थापना की। सुलूभ वंश के संस्थापक कौन थे? सुलूभ नरसिंह। और तुलुव वंश के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? वीर नरसिंह। ठीक है। वीर नरसिंह, इन्होंने तुलुव वंश की स्थापना की। और इसके बाद एक लास्ट वंश जो है इसका अराविडु वंश। ठीक है। अराविडु वंश के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तिरुमल। कौन जाने जाते हैं? तिरुमल। ठीक है। तो ये 4 वंश हुए विजयनगर साम्राज्य में, और इन चारों का संस्थापक कम से कम आपको याद रहना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। और मैंने पूछा था अभी आपसे संगम वंश की स्थापना, विजयनगर वंश की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। जिसको याद नहीं है अपने आप को एक चमाटा जोर से मारो, उसके बाद फिर पढ़ाई करना आगे, क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री निकोलो कोंटी किस विजयनगर शासक के दरबार में आया था। निकोलो कोंटी ये एक विदेशी यात्री था। अब आपको बताना है किसके दरबार में ये आया था। निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था? तो निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा अभी आपको पढ़ के लगता है आपको याद हो गया, पर एग्जाम में जैसे ही आप जाते हो आप ये देवराय के बदले में कृष्ण देवराय मार के आ जाते हो। ठीक है, जो कि गलत है। तो निकोलो कोंटी आपको याद रखना है देवराय प्रथम के काल में आए थे, ना कि कृष्णदेव राय के काल में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी कहाँ से आया था। अभी आपने देखा निकोलो कोंटी विदेशी यात्री था, लेकिन कहाँ से आया था? तो ये इटली से आया था। ठीक है। निकोलो कोंटी इटली से भारत आया था।
अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ से भारत आया था? अब्दुल रज्जाक भी एक विदेशी यात्री हुआ। कुछ विदेशी ऐसे यात्री हैं जिनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हीं में से ये दो है, अब्दुल रज्जाक और निकोलो कोटी। तो आपको बताना है अब्दुल रज्जाक कहाँ से भारत आया था। अब्दुल रज्जाक फारस से भारत आया था, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर शासक के दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो देवराय प्रथम के दरबार में कौन हो गया? निकोलो कोटी। और देवराय द्वितीय के दरबार में हो गया अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किस विजयनगर शासक के समय को कहा जाता है? ये तो आप सभी कर लोगे। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कृष्ण देव राय के युग को कहा जाता है, ठीक है, कृष्ण देव राय। इनके काल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। और अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान, ये दो टर्म है, वो भी आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो। आप सभी अभी फिर से मुझे कमेंट में नीचे बताओ कि अष्ट प्रधान या अष्ट दिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में कौन हुआ करता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पर आसान है, आप सभी आंसर करो। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो कहां से हुई थी? ये भी तो आसान सा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से? मेरठ से, ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अब आपको बताना है किस तारीख को मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति? किस तारीख को? तारीख में पूछ रहा हूं, सिर्फ ईयर से काम नहीं चलेगा, आपको डेट पूरा बताना है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा 10 मई, ठीक है। और आगे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपसे डेट ही पूछा जाता है। 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्रांति की शुरुआत तो मेरठ से हुई, पर इसका बीज कहाँ बोया गया था? इसका बीज मंगल पांडे के द्वारा बोया गया था, ठीक है। आपको बताना है मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था जिसने बैरकपुर में विद्रोह किया था? तो अभी मैंने पूछा इसका बीज कहाँ बोया गया था, तो बैरकपुर में, ठीक है। आपको बताना है मंगल पांडे जिसके कारण ये सारा जो विद्रोह है वो चालू हुआ, आपको बताना है ये मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? किस रेजिमेंट का? तो ये 34वीं रेजिमेंट का, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था? यह था कमल और रोटी, ठीक है, कमल और रोटी, ये था 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बच्चे इसमें लॉर्ड कैनिंग मार देते हैं। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या है। अभी जो भी एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर क्वेश्चंस जो आ रहा था वो तो बहुत इजी था, लेकिन हम लोगों ने सिली मिस्टेक्स किया है। तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, और आप सब ऐसा गलती करके एग्जाम में आते हो जो आपको नहीं करना था, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर आप फोकस्ड रहो तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। और वन लाइनर को अगर आप रट जाओ पूरा, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाए वन लाइनर से आंसर, तो आप कभी भी उस तरह की गलतियों को नहीं दोहराओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर याद करने का मौका मिलता है, और एग्जैक्ट आंसर अगर है तो आप ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस, सबसे बड़ा चीज है प्रैक्टिस। आपने कितना बार पढ़ा, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बार आपने पढ़ के छोड़ दिया तो आपको याद नहीं रहने वाला है लंबे समय तक, बार बार रिपीट करते रहना पड़ेगा। तो अभी आप बताओ कि इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस वक्त का था पॉम्पटन। कौन था? पॉम्पटन, ठीक है। तो मैंने बताया बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और वो कैनिंग मार देते हैं। वो भारत के गवर्नर जनरल थे, ना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के क्रांति में जिन सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया, आपको बताना है किस राज्य से सर्वाधिक सैनिक आए थे। कौन सा राज्य था? यह राज्य या क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो वो क्षेत्र था अवध। ठीक है, तो अवध क्षेत्र से या अवध राज्य से सर्वाधिक सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने किस शहर को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के समय आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किस शहर को? तो इलाहाबाद को। ठीक है, इलाहाबाद को। इतना अच्छा ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ऑप्शन का इंतजार मत करो। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। अब इसमें क्या ऑप्शन चाहिए आपको, ये बताओ। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? नहीं याद है तो फिर गलत बात है, आपको याद रहना चाहिए। लखनऊ बिहार से कौन था, ठीक है, कानपुर से कौन था, ये इतना बार आप पढ़ चुके हो कि आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। ये कहाँ से थी? ये थी लखनऊ से। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था, ये बताना है। ये वाराणसी में जन्मी थी। कहाँ हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था। देखो, रानी लक्ष्मीबाई हमारी यहाँ की हीरोइन थी। ठीक है, तो इनके अपोज में कौन रहेगा? हीरो रहेगा। याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई हीरोइन थी और इनके सामने में कौन था अंग्रेज की तरफ से? अंग्रेज की तरफ से हीरोज था। ठीक है, तो कैप्टन ह्यूरोज, क्या नाम था उसका? नाम था कैप्टन ह्यूरोज। ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज। ठीक है, तो कैप्टन ह्यूरोज के साथ इनका अंतिम लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेता असम में कौन था। कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है। 1857 का जो क्रांति हुआ, इसमें असम में एक विद्रोह हुआ, इसी के दौरान आपको बताना है वहां का नेता कौन था। 1857 में असम में कौन था? ये था मनीराम दत्त। क्या नाम था इनका? नाम था मनीराम। ठीक है, मनीराम दत्त। तो असम में जो विद्रोह हुआ इस समय, उसका नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था इनका? इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम हुआ। और इन्हीं के साथ आपको पता है, आपको नाना साहब याद रखना है। एक्चुअल में नाना साहब के साथ तात्या टोपे थे, नाना साहब के ये सेनापति थे। ठीक है, तो नाना साहब का भी आपको वास्तविक नाम पूछा जाता है और तात्या टोपे का भी पूछा जाता है। तो नाना साहब का भी आपको कमेंट में बताना है। तात्या टोपे का मैंने बता दिया, रामचंद्र पांडुरंग, तो आप सभी कमेंट में मुझे नाना साहब का बताओ। नहीं आता है तो ढूंढ के बताओगे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बख्त खां किसका सेनापति था। बख्त खां, नाम याद रखना है। बख्त खां किसका सेनापति था? तो बख्त खां किसका सेनापति था? बहादुर शाह जफर का। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर कौन था? ये था मुगल शासक बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक था, इसका सेनापति था। क्या नाम था? बख्त खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। तो 1857 के समय मुगल बादशाह अभी मैंने बताया कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है,
बहादुर शाह जफर था दिल्ली का शासक, या फिर बोल सकते हो मुगल साम्राज्य का राजा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था 29 जुलाई, ठीक है, 1969। आपको डेट सहित याद रखना है, कब किया गया था? 1969, ये सभी आप जानते हो, लेकिन डेट याद रखना है 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 29 जुलाई 1969 को। और वहीं पे अगर दूसरी बार पूछा जाए तो आप बताओ, भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बार 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों याद रखो, 29 जुलाई 15 अप्रैल। 29 जुलाई कब? 1969 पहली बार, और 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दूसरी बार का राष्ट्रीयकरण आपने अभी पढ़ा 15 अप्रैल 1980 में हुआ, और इसमें टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए थे? यानी किसान क्लब की स्थापना किसने की थी? बस कीवर्ड आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। किसान क्लब, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना SBI के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला इस्लामिक बैंक, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कोच्चि में, ठीक है। भारत का पहला इस्लामिक बैंक कोच्चि में स्थापित किया गया था, कोच्चि केरल में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? क्रेडिट कार्ड जो है, ठीक है, इसको सबसे पहले किस देश में निर्मित किया गया था? इसको सबसे पहले अमेरिका में निर्मित किया गया था। और किस बैंक के द्वारा? तो बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बताओ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। पर क्या आपका आंसर कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट कुछ खास है। वो है 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट सहित आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखो जो आरआरबी जो बनाया गया है, इसमें 3 हिस्सेदार हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक प्रायोजित बैंक होता है। यानी जिस बैंक के अधीन कोई भी आरआरबी काम कर रहा है, तो वो होता है प्रायोजित बैंक। तो 3 इसके हिस्सेदार हो गए, कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक। तो किन्हीं 2 का आपको याद रखना है। 2 का अगर आपको याद रहेगा तो तीसरा आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? केंद्र सरकार की 50% की हिस्सेदारी इसमें होती है। वहीं पे अगर बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी का बात करेंगे, तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी है 15%, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 65%। बच कितना गया? 35%। तो इसमें प्रायोजित बैंकों का जो हिस्सेदारी है वो है 35%, ठीक है। तो तीनों को आपको याद रखना है, 50, 15, 35। 50 केंद्र सरकार, 15 राज्य सरकार और 35% प्रायोजित बैंक का हिस्सेदारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो 2 ऐसा राज्य है जहां पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है, और वो है सिक्किम, ठीक है। और कौन है? सिक्किम और कौन है? सिक्किम और गोवा, ठीक है। सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम की शुरुआत की थी? चलती फिरती एटीएम यानी मोबाइल एटीएम।
तो सबसे पहले मोबाइल एटीएम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बैंक जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है, इस टर्म पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। वह कौन सा बैंक है जो इन सभी को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? आपको बताना है वो बैंक कौन सा है। तो वो बैंक है नाबार्ड। ठीक है। कौन सा बैंक है? वो बैंक है नाबार्ड। किसको किसको? तो अनुसूचित व्यापारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक। ठीक है। इन सभी को ये क्या बोलते हैं, इसको रीफाइनेंस करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? दो चीजों के मुख्यालय में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, नाबार्ड और कपाट। ठीक है। तो नाबार्ड का मुख्यालय आपको याद रखना है नई दिल्ली नहीं है, एक का है नई दिल्ली, दूसरे का मुंबई, तो एन एक साथ नहीं आएगा। ठीक है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। ठीक है। और कपाट का मुख्यालय दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कपाट का मुख्यालय। अच्छा चलो, मैंने यहाँ पे पूछ लिया है तो इसको भी साथ में बता दो। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यू दिल्ली। ठीक है। बस नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों एक जैसा लगता है, इसलिए बच्चे बहुत बार गलती कर बैठते हैं। नाबार्ड को याद रखना है, नाबार्ड एन साथ में नहीं है, तो नाबार्ड का नई दिल्ली नहीं होगा, तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई। और कपाट का है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है वह कौन सा मानक है। कौन सा है? वह है बेसल मानक। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेसल मानक। ठीक है। या बेसल नॉर्म्स। इसके आधार पे बैंकों की पूंजी पर्याप्तता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत सारे ऐसे ऋणी हैं जो कर्ज लौटाने में सामर्थ्य रखते हैं, कर्ज लौटा सकते हैं, पर वो बोल देते हैं कि अब मैं नहीं लौटा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो ऐसे कर्जदाताओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। बहुत बार ये टर्म आपने सुना होगा, विलफुल डिफॉल्टर। क्या कहा जाता है इसको? इसको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। ठीक है। विलफुल डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जो जानबूझकर पैसा रहते हुए भी क्या करता है? लोन वापस नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत देश का प्रथम राज्य जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। आपको बताना है वह राज्य कौन सा है जहां पे प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक खाता तो है ही। वह कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है वो? जल्दी से बताओ कौन सा राज्य है। तो जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य है वहां पे ऐसा किया गया है, वो है केरला। ठीक है। केरल में हर एक परिवार के पास कम से कम एक खाता तो है ही। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए तो भारत का वह प्रथम गांव जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। जब गांव के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये गांव है मंगलम गांव। ठीक है। मंगलम गांव। और ये मंगलम गांव कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है। थोड़ा सा ये चेंज आपका होता है, यहाँ पे याद रखना है। अगर पूरे राज्य का पूछा जाए तो हो जाएगा कौन? केरल। वहीं पे तमिलनाडु का मंगलम गांव ऐसा गांव है जहां पे प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक ग्रामवासी को एक बैंक खाता सुनिश्चित करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यहां पे भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी आज आपको क्लियर कर लेना है। किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? यानी जो करेंसी इश्यू किया जाता है। ठीक है। रिजर्व बैंक जानते हो करेंसी इश्यू करती है, तो अगर रिजर्व बैंक का मन चले तो 2000 वाला नोट थोड़ा सा ज़्यादा छाप लो भाई, क्या जाता है, छाप के दे दो। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको चाहिए तो दे दो उनको, क्या जाता है छापने में। प्रिंटर में थोड़ा सा और ज़्यादा
डालते हैं ना कितना कॉपी निकालना है, तो डाल देते हैं 2 कॉपी और निकालना है, 10 कॉपी और निकालना है, 1000 कॉपी और निकालना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना रुपया निकाला जाता है उसके बदले में स्वर्ण, ये सब याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं क्या क्या, तो क्या क्या, स्वर्ण, ठीक है, एक हो गया स्वर्ण, दूसरा हो गया विदेशी प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, ठीक है, विदेशी प्रतिभूति, और इसके साथ ही भारत सरकार की प्रतिभूति, ठीक है, और भारत सरकार की प्रतिभूति, ठीक है। अब ये चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये तीनों आपको याद रखना है एक एक करके, ऐसा नहीं बस याद रख लो हाँ सोना रखा जाता है, नहीं, सोना, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों में से थोड़ा थोड़ा रेशियो बटा हुआ है किसको कितना रखना है, और ये रखी जाती है, उसके बाद ही नोट इशू किया जाता है। इसलिए आरबीआई के लिए इतना आसान नहीं है नोट इशू करना। अब आपको बताना है यहाँ से, यहाँ तो मैंने नहीं पूछा है, यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल जो हम आरबीआई रखती है वो कितना है, आप जानते हो 200 करोड़, ठीक है, ये शायद मैंने पहले आपको पढ़ाया है। उस 200 करोड़ में कितना ऐसा है जो स्वर्ण के फॉर्म में रखा जाता है, और कितना ऐसा है जो विदेशी प्रतिभूति और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, ये शायद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर पढ़ाया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया है तो आप सभी मुझे जरूर कमेंट में बताना, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। अभी अगर आपको आता है तो आंसर करके बताओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना झांग में की गई थी। ये झांग पंजाब में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर हुई थी? कौन सा समिति था? वो समिति था गोरावाला समिति, ठीक है। क्या नाम था? ए.डी. गोरावाला, ए.डी. गोरावाला समिति, ठीक है, ए.डी. गोरावाला समिति, इसके संस्तुति पर एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वयं सहायता समूह की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? स्वयं सहायता समूह जो अभी बहुत ही फेमस भी है, ठीक है, आपको बताना है इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? स्वयं सहायता समूह, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है नाबार्ड को, ठीक है। नाबार्ड ने ही इसकी शुरुआत की थी और इसके बाद बहुत सारे क्षेत्रों में ये बहुत ही फेमस रहा। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? नाबार्ड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी? कौन सा समिति था वो था शिव रमन समिति, ठीक है, शिव रमन समिति, शिव रमन सिंह समिति या शिव रमन समिति। तो इसी समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्लियर? तो अभी मैंने ऊपर आपसे पूछा था, आपको मैंने बताया था कि जो आरबीआई नोट जारी करती है, ठीक है, उसके लिए 200 करोड़ रुपए जो संरक्षित कोष है वो रखना पड़ता है। तो अब आपको ये भी बताओ मुझे आप सभी कि यह किस प्रणाली के तहत होता है? हमारे यहाँ पे नोट जो इश्यू होता है वो किस प्रणाली के तहत? ये मैंने शायद पढ़ा रखा है आपको। तो ये है आपका, चलो फिर से मैं बता देता हूँ, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। और इसके तहत आरबीआई जो है वह 200 करोड़ की परिसंपत्तियां रखती है। इस 200 करोड़ को मैंने बताया 2 भागों में बांटा जाता है
और ये है 115 करोड़ और 85 करोड़। ठीक है, तो 115 करोड़ का गोल्ड रखा जाता है, ठीक है, और 85 करोड़ का क्या रखा जाता है, इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इंटरनेशनल करेंसी ये रखा जाता है। इसी के तहत आपका इंटरनेशनल करेंसी जो है, इसी के तहत आपका विदेशी प्रतिभूति भी आता है और कुछ सरकारी प्रतिभूतियों को भी इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और दिमाग को खोल के अब आप लोग डेली पढ़ोगे और जितने भी सेशंस है उन सभी सेशंस को आप याद रखने का भी कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।